नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन एआई के बारे में। दरअसल ओपन एआई क्या है, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें चर्चा में हैं, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसके क्रम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, ओपन एआई क्या होता है, साथ ही एआई क्या होता है और ओपन एआई से संबंधित ओपन एआई के अन्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, अनलॉक द पावर ऑफ द ओपन एआई के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित चुनौतियां कौन सी हैं और समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओपन एआई द्वारा विकसित एक नवीन भाषा मॉडल जो इस समय खासी लोकप्रियता हासिल कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि इसको लेकर के इंटरनेट आधारित चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई हैं। तो इंटरनेट आधारित चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जो मानव को लेकर के बताई जा रही हैं कि उनके समक्ष चुनौतियां ये खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये बात हम लोगों ने देख लिया कि चर्चा में क्यों है। ओपन एआई के बारे में बात करें तो ओपन एआई अमेरिका स्थित एक रिसर्च लैब है। इसी के द्वारा यह चैट जीपीटी विकसित किया गया है। चैट जीपीटी के बारे में अभी हम लोगों ने समझा। यहाँ पर देखें, यह अमेरिका स्थित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित रिसर्च लैब है जिसने ये चैट जीपीटी विकसित किया है। यह इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में किया गया था। सवाल ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों के बारे में बात करें तो ये एआई को मानव उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर रहा है, लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, किस तरीके से मानव के लिए इसे उपयोगी तो बनाया जा चुका है और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए और इस उपयोगिता के माध्यम से हम विश्व को एक बेटर वर्ल्ड बना सकें। तो यहाँ से संबंधित बातों को समझने के बाद हम ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि एआई क्या है। एआई का मतलब अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दरअसल मशीन और कंप्यूटर का प्रयोग करके मानव के समान, मानव बुद्धि के समान एक कृत्रिम बुद्धि विकसित की गई है जिसे एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे शब्दों में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं मशीनों और कंप्यूटरों द्वारा निर्मित यह एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के साथ साथ यह कैसा है तो मानव बुद्धि के समान है। और न केवल यह मानव बुद्धि के समान है बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि यह मानव बुद्धि से तेज काम कर रहा है। मतलब मानव बुद्धि की अपेक्षा इसकी तीव्रता, सोचने, समझने और रिस्पॉन्ड करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एक और बात कही गई है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है तो भाषाओं को सरल बनाने के लिए। जैसे हम और आप किसी ऐसे कोड भाषा में बात कर रहे हैं और कोड भाषा में बात करके अपनी बातें हमने निश्चित कर ली, मैंने आपसे जो कहा आपने समझ लिया और आपने जो मुझसे कहा मैंने समझ लिया। तो अगर यहाँ पर कुछ कोड और डिकोड की बात होती है, कोडिंग की बात होती है, तो उसे डिकोड करने, उसे समझने, आपने अगर कुछ लिखा, लिख करके आपने रिस्पॉन्ड किया और उधर से मतलब आपने इनपुट दिया, तो उधर से आउटपुट क्या आएगा उससे संबंधित भाषा के माध्यम से ये समझने और रिस्पॉन्ड करने में सक्षम है। साथ ही ये भी कहा गया है कि छवियों को पहचानने और निर्णय लेने में भी सक्षम है। छवि, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा ये जो छवि आपके सामने है ये दे दिया गया है, इसके बारे में इसी छवि को लेकर के वो इसको स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद इससे संबंधित सभी रिजल्ट आपके सामने ला करके रख देगा। आपके सामने रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपने जो दिया था उसके बदले इसने आप लोगों को क्या बताया है। तो यहाँ पर छवियों को पहचान करके और निर्णय लेने में सक्षम है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है मशीनों को डेटा से सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मशीन थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि यह एक मशीन है, इस मशीन को हमने कोई डेटा दिया। जैसे आप 3D प्रिंटिंग की बात कर लें, 3D प्रिंटिंग को अगर थोड़ी देर के लिए हम मशीन समझ लें तो 3D प्रिंटिंग में आपने जो एक इमेज डाली और उस इमेज के माध्यम से आपके लिए वो इमेज है, लेकिन उस मशीन के लिए वो दरअसल एक डेटा है और उस डेटा के आधार पर उस मशीन ने एक इमेज तैयार कर दी, 3D प्रिंटिंग तैयार कर दिया या 3D एक इमेज किसी व्यक्ति की तैयार कर दी। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि मशीनों को डेटा से सीखने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है।
जो आपने डेटा डाला है उसी के माध्यम से वो सीख करके फिर आपको रिजल्ट दे रहा है जो भी आप चाहते हैं उस डेटा के माध्यम से। एक और बात ये कहा जा रहा है कि समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे इसको डेटा मिलता जाएगा और डेटा के साथ ये अपने आप को और परिपक्व पहले की अपेक्षा बनाता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले की अपेक्षा और परिष्कृत रूप इसका देखने को मिल रहा है और देखने को और मिलेगा, क्योंकि इसके पास जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे उन डेटा में से जो आपने निष्कर्ष दिया है, जो डेटा दिया है, उसको सीखने के साथ साथ उन सभी डेटा को मिला करके वो और कुछ उसके आधार पर सीखने का काम करेगा। यहाँ पर इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर देखिए इसी से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। यहाँ पर मशीन लर्निंग के बारे में बताया गया है, डीप लर्निंग के बारे में बताया गया है। जो डीप लर्निंग, किसी भी डेटा को आप देते हैं, मशीन उसको लेकर के और सीखने के बाद और गहन अध्ययन करने और उसका रिजल्ट प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दरअसल एआई का ही एक अलग रूप है, अलग मॉडल आप कह सकते हैं। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद यहाँ पर देखें ओपन एआई के अन्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं और उनके काम क्या है। डेल E2 आप बात करेंगे, यह एआई आधारित एक इमेज जनरेटर है। इमेज जनरेटर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इमेज जनरेट किया गया है, जो आपने डेटा दिया है उसी के माध्यम से डेल E2 ने एक इमेज बना दिया है। जैसा आप चाहते थे उसी के अकॉर्डिंग इसने बना दिया है। तो ये क्या है? एआई आधारित एक इमेज जनरेटर है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा कि अगर कोई आई विटनेस है किसी भी अपराधी का, तो आई विटनेस से एक स्केच बनाने वाला व्यक्ति आता है, पुलिस उसे स्केच बनवाती है और जो व्यक्ति जो आई विटनेस है, जो वो बता रहा है कि यहाँ पर दाढ़ी उसकी ऐसी थी, आँख उसकी बड़ी थी या छोटी थी, जो भी वो बता रहा है उसके आधार पर जो एक व्यक्ति है जो स्केच बना रहा है उस अपराधी का, उसी तरह से कुछ ये काम करेगा, एक इमेज जनरेट करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पर GPT-3 की बात करें तो GPT-3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे मई 2020 में विकसित किया गया था या पब्लिक डोमेन में लाया गया था, मतलब लोगों के सामने लाया गया था। तो अभी जो चैट GPT की हम बात कर रहे हैं, ये चैट GPT इसकी अपेक्षा GPT-3 की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा एडवांस मॉडल इसे बताया जा रहा है। अब चैट GPT-4 की भी बात की जा रही है, जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा एडवांस है। मतलब आप जो भी इनपुट देंगे, जो भी भाषा आप बोलेंगे, उस पर आधारित वो आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर चैट GPT को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैट GPT आपने देखा होगा, जब भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, चाहे वो फ्लिपकार्ट या अमेजन से खरीदा या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से खरीदा, मान के चल रहे हैं अभी फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट से आप जो सामान खरीदे और आपको वो सामान पसंद नहीं आया, अब उस सामान को आपको रिप्लेस करना है या हो सकता है आप रिफंड लेना चाहते हैं। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कस्टमर केयर को आप फ़ोन करें, कस्टमर केयर से अपनी परेशानी बताएं और जा कर के वो फिर आपको रिस्पॉन्ड करेगा और उसके आधार पर जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब आप रिप्लेस करना चाहते हैं या रिफ़ंड चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक चैट का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप असिस्टेंस पाते हैं, और वो असिस्टेंस जैसे ही आप चैट बॉक्स में जाते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो वहीं पर एक मैसेज वहाँ से तुरंत आ जाता है एआई के माध्यम से, हाउ कैन आई हेल्प यू, या उससे संबंधित जो भी बातें हैं वहाँ से एक मैसेज आता है और आपसे संबंधित, आपके प्रोडक्ट से संबंधित कुछ वहाँ पर क्यूरी भी आ जाती हैं, कुछ सवाल भी आ जाता है कि इसमें से आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं या किससे संबंधित है। दरअसल वो एआई का प्रयोग करके आपके सामने वो चैट आता रहता है, आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप वो तुरंत उस पर टिक करते हैं, आपका इधर आपकी तरफ से उसे आंसर मान लिया जाता है। और जैसे ही आंसर मान लिया जाता है, फिर उसी आंसर के आधार पर जो चैट बॉक्स है उधर से असिस्टेंस जो भी है वो आपको जवाब देता है। तो वो जो चैट बॉक्स है वो दरअसल किस पर आधारित है? वो दरअसल एआई पर आधारित है, या अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो आप तक सूचनाएं भेजने का या आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम है।
उसी तरह से आप चैट जीपीटी के बारे में समझ सकते हैं। चैट जीपीटी ये क्या करेगा, अगर आपको पूछना है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके कितने चरण होते हैं, तो जैसे ही आप उसमें टाइप करेंगे, अपना क्वेश्चन डालेंगे, उधर से इससे संबंधित जितना भी डेटा उसके पास है, जो उसके पास लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपने पूछा उसी लैंग्वेज में वो आपको उधर से उत्तर देगा। आप ये पूछेंगे कि संस्कृति आईएएस कहाँ पर है, तो संस्कृति आईएएस जैसे ही आपने टाइप किया वैसे ही इससे संबंधित जानकारी वो लेकर के आपको उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ एक और ख़ास बात है कि संस्कृति आईएएस के बारे में आपने पूछा है, यहाँ पर आप पूछेंगे कि इसकी फैकल्टी कौन कौन सी है या इस सब्जेक्ट की फैकल्टी कौन सी है, तो आपको ये नहीं डालना होगा कि संस्कृति आईएएस में कौन कौन सी फैकल्टी हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको फैकल्टीज़ डालना है और उसी से संबंधित वो समझ जाएगा कि आप संस्कृति आईएएस के बारे में ही बात कर रहे हैं और उससे संबंधित जितनी भी फैकल्टी है, मतलब संस्कृति आईएएस में रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ के नाम आपको वो दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये भाषा को समझ करके और उसके संबंध में रिस्पॉन्ड करने का काम कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो चैट जीपीटी है, दरअसल ये बच्चों का होमवर्क कराएगा और होमवर्क करना इससे बच्चों को आसान हो जाएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने ये डाल दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने जैसे ही ये टाइप किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab इत्यादि जो भी इसका आंसर होता है, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अर्थात विस्तार से समझा करके आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी समझा जा रहा है कि इससे काम करना आसान हो जाएगा, बच्चों का होमवर्क करना आसान हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें। अब जो ये बातें आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि गूगल को रिप्लेस कर देगा और बहुत सारे जॉब्स भी ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि मानव को अब वहाँ पर नियोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि स्किल्ड लेबर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी जानकारी आपको चाहिए यह ओपन एआई ही उपलब्ध करा रहा है अपने चैट जीपीटी के माध्यम से। ठीक है, तो एक तो ये समस्या है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ कुछ और समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो हमने साधारण भाषा में ये समझ लिया कि चैट जीपीटी क्या है और ओपन एआई क्या है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ओपन एआई के अन्य जो प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बात कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे जो चैट जीपीटी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जनरेटिव प्री ट्रेनिंग की बात कही जा रही है। यहाँ पर देखें, एक लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि जिस भाषा में आप पूछेंगे, जिस लैंग्वेज में आप पूछेंगे, आपकी लैंग्वेज को समझते हुए, चाहे कन्नड़ में पूछिए, हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, हालांकि भोजपुरी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इससे संबंधित बातों को वो बताएगा। लैंग्वेज मॉडल है, आम बातचीत के तरीके से किसी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को आधार बना करके उसके भाषा के डिटेल्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, उससे संबंधित बातें बता सकता है। यहाँ पर देखें, न्यूरल नेटवर्क आधारित उपकरण है ये। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप यहाँ पर देखिए न्यूरल नेटवर्क की बात कही गई है। न्यूरॉन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अगर आपको चोट लगी, आपने कहीं गर्म किसी चीज़ पर हाथ रखा और आपका हाथ जल रहा है, तो हमारे शरीर में जो भी सूचना देने का एक तंत्र है वो तुरंत हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है और मस्तिष्क तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और हाथ हम वहां से हटा लेते हैं। दरअसल ये सारे प्रोसेस जो हमारे शरीर में होता है बहुत तेज़ी से होता है। यही सारी प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस इसमें भी होंगे और ये तेज़ी से जो भी आप कंटेंट देंगे, जो भी आप इनपुट डालेंगे, उसके आधार पर ये रिस्पॉन्ड करेगा, कंटेंट का निर्माण करेगा। जो उसके अंदर कंटेंट है उसी कंटेंट से, मान लीजिए संस्कृति आईएएस के बारे में मैंने बात की, संस्कृति आईएएस से संबंधित लगभग सभी जानकारी को खंगालेगा और खंगाल करके कुछ नया अगर देना हो तो वो भी ये देने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि GPT-3 का ये संशोधित रूप है। कौन? तो चैट जीपीटी। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें, इसी से संबंधित एप्लीकेशन ऑफ एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, ये कहा गया है कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोट को और
बेहतर बनाने के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में इसका प्रयोग और ज़्यादा बेहतर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप देखेंगे कि मशीनों का एक तंत्र होता है। मशीनों का तंत्र कैसे होता है? शुरुआत करते हैं आपके घर से। जैसे ही आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और जैसे ही आपने गेट खोला वैसे ही आपके गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक हो गया और आप गाड़ी में बैठे वैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि ये मशीन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कनेक्ट होने के साथ साथ एक दूसरे को वो कमांड भी देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने कमांड दिया है, आपको पता है कि जैसे आप गेट खोलेंगे तो तुरंत वो मशीन दूसरे मशीन को कमांड देगा और वो काम करना शुरू कर देगा। फिर आप ऑफिस पहुँचे, ऑफिस पहुँचने के बाद जैसे ही आप डोर पर पहुँचे, डोर पर पहुंचने के बाद आप अपने केबिन में गए। जैसे आप अपने केबिन में जाएंगे, केबिन का दरवाज़ा खोला, तुरंत आपके केबिन का लाइट ऑफ हो गया, ऑन हो गया, आपका फ़ैन है वो चालू हो गया, एसी चालू हो गई। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से और मशीनों का एक जाल है जो एक दूसरे से जुड़े हुए मशीन हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये सब कुछ इस तरह से हो पा रहा है क्योंकि इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखें, इमेज एनालिसिस कर सकता है। कोई इमेज आपने दिया और इमेज में आपने देखा होगा कि कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ अंक ढूंढने होते हैं और अंक वो आपको सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं। उस तरह के अगर कुछ इमेज आपको देना है और इसमें उसका एनालिसिस करना है तो ये एनालिसिस करके बताएगा कि इसमें क्या क्या बातें, कौन कौन से मैसेज छुपे हुए हैं, कौन कौन से डिजिट्स या अंक छुपे हुए हैं। इसके अलावा ग्राफिक के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑडियो एनालिसिस के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है कि ऑडियो अगर किसी व्यक्ति का है, उस व्यक्ति के ऑडियो को आप समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अगर वो भाषा बदल करके, अपनी आवाज़ बदल करके बोल रहा है, कहीं पर कुछ कोडिंग किया गया है, कोड भाषा में बात की गई है, लैंग्वेज में बात किया गया है, तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। ऑडियो का एनालिसिस कर सकता है, विजुअलाइजेशन का काम कर सकता है। विजुअलाइजेशन आप समझते हैं कि पढ़ाई में जितना अच्छा विजुअलाइजेशन हो उतना अच्छा आप लोगों को रिमेंबर रहता है, चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन की बात की जा रही है। विजुअल पर्सनल असिस्टेंस के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को याद रखना है, आपको ये काम करना है, आप को इस मीटिंग में जाना है, इस समय आपको बैंक जाना था, इस समय आपको ऑफिस जाना था, इस व्यक्ति को इतना रेंट पे करना था या जो कुछ भी करना था, पर्सनल असिस्टेंस के रूप में सारी चीज़ें ये आपको याद दिलाने का काम करेगा और उससे संबंधित बातों को आप लोगों को समय समय पर याद दिलाता रहेगा। साथ ही यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ये काम करेगा। डीप लर्निंग के क्षेत्र में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डीप लर्निंग के बारे में बात किया, इस क्षेत्र में काम करेगा। सिमुलेशन मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करेगा। मशीन के क्षेत्र में मशीन ट्रांसलेशन, जो आप गूगल ट्रांसलेशन करते हैं वो दरअसल मशीन ट्रांसलेशन ही होता है, उसे मशीन ट्रांसलेशन ही कहा जाता है। आपने कुछ हिंदी डाला या इंग्लिश डाला, तुरंत उसका इंग्लिश या हिंदी जो भी आप फॉर्मेट चाहते हैं वो आपके सामने ट्रांसलेशन होकर के उसका ट्रांसलेट करके आ गया। सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट में हेट स्पीच या इस तरह की आपराधिक घटनाएं, किसी व्यक्ति के खिलाफ हेट स्पीच या कुछ ऐसी बातें लिखी जा रही हैं, लगातार उसके एनालिसिस की बात हो रही है कि हम कुछ ऐसा अगर कंटेंट वहाँ पर डाल रहे हैं तो पहले ही वो सोशल नेटवर्किंग साइट क्यों नहीं उसको रोक रहा है, क्यों उसे पब्लिक डोमेन में जाने दे रहा है। तो पब्लिक डोमेन में जाने से रोकने के लिए हम सोशल नेटवर्किंग साइट में इस तरह की गतिविधियां जो लोग कर रहे हैं उनका एनालिसिस करने के लिए, कंटेंट को छानने के लिए, छानने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बढ़िया कंटेंट ही जाए, कुछ हेट स्पीच ना जाए, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ ना जाएं जो लोगों को या सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है या उनके लिए हार्मफुल या किसी जेंडर विशेष के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कहीं कोडिंग
कोड की भाषा में बात की गई है जिससे किसी आतंकवादी घटनाओं और इत्यादि को अंजाम दिया जा सकता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट के क्षेत्र में एनालिसिस करके इसका प्रयोग और बेहतर ढंग से प्रयोग करके और हम सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हेट स्पीच को कम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इससे संबंधित बातें। मशीन लर्निंग के बारे में हम लोगों ने बात की और सैंपल टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने समझा कि इससे संबंधित कार्यों को किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर के क्षेत्र में। मान लीजिए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसी व्यक्ति को दिया गया है, उसकी जो हार्ट बीट है वो फ्लैक्चुएट कर रही है, ऑक्सीजन लेवल फ्लैक्चुएट कर रहा है, बहुत माइन्यूट गैप देखने को मिल रहा है और थोड़े थोड़े जो एक डॉक्टर नहीं देख सकता या एक व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता कि यहाँ पर इसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेज हो रहे हैं, अगर वो फ्लैक्चुएट हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा उसके स्वास्थ्य पर। इससे संबंधित जितनी बातें होंगी, ये छोटी छोटी गतिविधियों को, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को एआई समझेगा और समझ करके फिर उस पर आउटपुट देने का काम करेगा, जिससे डॉक्टर को और ज़्यादा उस मरीज़ के बारे में डिसीज़न लेने, मेडिसिन देने में सहायता मिल पाएगी और बेहतर ढंग से वो डॉक्टर डिसीज़न ले पाएगा। तो यहाँ पर हेल्थ केयर के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि ऑपरेशंस या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी सर्जरी होगी उस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका ब्रॉड, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हैं अम्ब्रेला टर्म है जिसका उपयोग किया जा सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में, बिजनेस में क्या आप अगर कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, एआई के माध्यम से एक एक आंकड़ों का अध्ययन कर सकते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना क्या फ़ायदेमंद है, नहीं फ़ायदेमंद है, इन सब के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टेररिज्म के क्षेत्र में आप कहीं जा रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वचालित कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको और सारे जो गाइड्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी ऐसे प्लेस पर गए हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में आपको नहीं पता है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। सोशल मीडिया के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है। ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें तो ड्राइवरलेस कार के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा ही रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि विश्व में लगातार ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है कि अब हम ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल करेंगे और कई सारी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसका ट्रायल भी चल रहा है। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में हमने बात किया ही कि यहाँ जो आपका होमवर्क करना है, बच्चों का होमवर्क करना है, वहाँ पर a+b का होल स्क्वायर मैंने अभी बात किया। फिर आपको टेबल्स याद कराने हो, गुणा भाग इत्यादि कैसे किया जाएगा उसके बारे में ये बहुत आसानी से बताने में सक्षम है। साथ ही साथ बेटर वर्ड की बात की जा रही है। इन सब के माध्यम से यह मानव जीवन को और आसान बनाने का काम कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह सब सारी चीज़ें, मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसे हेट स्पीच आ रहे हैं जो एक सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं या पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, तो अगर उस कंटेंट को आने से ही पहले ही रोक दिया जाए, स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम एक जो सामाजिक सौहार्द है वो बनाने में कामयाब हो रहे हैं, जिससे एक बेहतर वर्ड या बेटर वर्ड का निर्माण हो रहा है जो आपसी सामंजस्य पर आधारित है। भेदभाव और इत्यादि ये सब चीज़ें वहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है उससे नहीं फैल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच नहीं फैल रहे हैं। इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये कहा गया है अनलॉक द पावर ऑफ ओपन एआई। यहाँ पर इससे संबंधित बातें तो बताई ही गई हैं, यहाँ पर कोर चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में मेडिकल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, उपचार यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में हम उपचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि छोटे छोटे डेटा को भी ये एनालिसिस करेगा, उसका प्रयोग करेगा। फिनेंस के क्षेत्र में देखें तो जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू ठीक है, जो वहाँ पर वैल्यूएशन बताया गया है या वैल्यूएशन किया गया है, क्या वो वाकई में उसकी वैल्यू उतनी है,
क्या इनके शेयर में वृद्धि होने वाली है, कमी होने वाली है, इन शेयरों की वृद्धि भविष्य में कैसी रहेगी इत्यादि के बारे में आप एआई के माध्यम से पता कर सकते हैं और उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में तो मान लीजिए कि कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है और हैवी ट्रैफिक को हमें दूसरे क्षेत्र में डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट करने के लिए या हर सेकेंड पर जो आप देखते हैं कि आपकी 59 सेकेंड के बाद रेड लाइट बदल जाती है, मतलब ग्रीन, येलो या फिर रेड, ये सब होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है? एक आप एआई का प्रयोग करके उसे और बेहतर बना सकते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में हमें, किस रोड पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको हमें कैसे मैनेज करना है। एआई के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो इससे संबंधित बातों को हमने देखा, समझा। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि चुनौतियाँ हमारे सामने और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं इसको लेकर के। ये बात ठीक है कि बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इस दिशा में ये काम कर रहा है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं। हमने ये बात की मशीन लर्निंग की बात की और डेटा आधारित मशीन लर्निंग की बात की। ये कैसे काम करेगा? तो ये डेटा पर काम करेगा। जो आप उसे डेटा देंगे उसके आधार पर ये चैट जीपीटी काम करेगा। अब यहाँ पर जो डेटा आप दे रहे हैं वो डेटा आपका सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी अभी तक बात नहीं की गई है, न इसमें बताया गया है कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा। उस डेटा का इस्तेमाल कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपने पर्सनल अपनी जानकारी दी और उसका इस्तेमाल कहीं और हो सकता है क्योंकि आपने डेटा दिया है। सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं यहाँ पर और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने डेटा दिया है वो सुरक्षित नहीं है। गोपनीयता भी नहीं सुनिश्चित की गई है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। स्वाभाविक सी बात है, एक जो चैट जीपीटी है इतने सारे काम को कर रहा है। अब इतने सारे काम अकेले वो कर रहा है तो लोग अब वहाँ पर जो वर्क प्लेस पर जॉब कट होगा तो लोगों के सामने जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। और बेरोजगारी की समस्या, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की पॉपुलेशन विश्व में वैसे ही दूसरे नंबर पर है और यहाँ हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन इस रोज़गार में और बाकी जो स्किल डेवलपमेंट हमारा प्रोग्राम है उन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली एक व्यक्ति को स्किल दे रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एजुकेशन यानी कि हाई एजुकेशन, हाई लेवल का स्किल चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और इससे लोगों की इनकम कम होगी, आय कम होगी, बहुत सारी समस्याएं उसकी वजह से उत्पन्न होंगी। एक और ये बात कही जा रही है कि इसकी वजह से जो ये चैट जीपीटी है इसके माध्यम से हमारी निर्भरता इस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले के समय में जब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, बेसिक फ़ोन हुआ करता था, तो 10-20 ऐसे नंबर होते थे अपने सगे संबंधियों का जो हमें याद रहता था, हमें कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब जब से हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, तब से हम नंबर याद करना छोड़ दिए हैं और हमारी जो कैपेसिटी है याद करने की वो भी कम हो गई है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति का नंबर याद होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब सब कुछ ये कर दे रहा है, सब कुछ ये करके दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि इस पर निर्भरता हमारी बढ़ जाएगी। और निर्भरता बढ़ने के साथ साथ आप ये भी सोच सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है, आपने जिस विषय के बारे में उसे जानकारी मांगी, जो आपने इनपुट दिया और वहाँ से जो आउटपुट निकल करके आया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने अगर पूछा था संस्कृति आईएएस के बारे में, तो संस्कृति आईएएस के बारे में जहाँ तक आपने उससे बात की है उसके आगे आपने स्टॉप कर दिया है। फिर अगली बार 2-4 दिन बाद या जब भी आप दोबारा से शुरू करना चाहें उसी पॉइंट से, तो ये उसी पॉइंट से शुरू करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी निर्भरता यहाँ पर बढ़ रही है और निर्भरता बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर सृजनात्मक क्षमता की बात करें, हमारा जो इनोवेशन है, जो सृजन क्षमता, जो चीज़ों को हम बना सकते हैं, अब हम इसी पर निर्भर हो जाएंगे। हमारे सृजन क्षमता कम हो जाएगी, इनोवेशन हमारा कम हो जाएगा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये भी तो एक इनोवेशन ही है, हाँ, लेकिन ये सीमित व्यक्ति का इनोवेशन है
और आपकी बात हो रही है, आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, लैक ऑफ इनेबलिंग डेटा इकोसिस्टम, हमारे पास अभी उतने बड़े पैमाने पर डेटा इकोसिस्टम नहीं है, इस क्षेत्र में अभी हम बड़े पैमाने पर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इससे संबंधित अभी हमारे सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं और उन चुनौतियों का समाधान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग हम इस क्षेत्र में जो अभी रिसर्च किया जाना चाहिए, हाई लेवल का रिसर्च किया जाना चाहिए, अभी उस क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारे सामने चुनौतियां मौजूद हैं। तो इससे संबंधित बातों को समझने के बाद अब बात ये है कि ये सारी चुनौतियां तो हैं, क्या कोई समाधान भी हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले डेटा संरक्षण नीति अपनाने की आवश्यकता है और इसको अपना करके ही हम इसको और आसान बना सकते हैं। जो ये कहा जा रहा है कि बेटर वर्ड बनाया जा सकता है और बेटर वर्ड बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये तभी होगा जब आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी, अन्यथा कोई आपकी डेटा, गोपनीयता इत्यादि का प्रयोग करके फिर आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही यहाँ पर देखें, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में क्या किया है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 लेकर के आया है। इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भारत में कंप्यूटर का आयात किया गया था, कंप्यूटर आया था, तो उस समय कहा गया था कि बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार छिन सकते हैं, रोजगार जा सकते हैं, लेकिन उसका हुआ उल्टा। इससे लोगों को रोज़गार कम छीने और रोज़गार जनरेट ज़्यादा हुए। लोगों को कंप्यूटर के क्षेत्र में रोज़गार मिला, उसके पार्ट्स के क्षेत्र में रोज़गार मिला और इत्यादि इत्यादि बातें उससे संबंधित देखने को मिला। मतलब कहने का ये है कि सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आया। लेकिन आज के समय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन हमारे सामने एक अवसर भी है। अवसर ये तब, इन अवसरों को हम तब भुना सकते हैं जब इस फील्ड में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें और एक अलग फील्ड ये तैयार हो रहा है, इस क्षेत्र में हम एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो अनस्किल्ड लोगों के लिए चुनौती ज़रूर है, लेकिन स्किल्ड लोगों के लिए एक अवसर भी है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इसका लाभ उन लोगों को मिल सकता है। इसी से संबंधित बातों को समझने के साथ साथ आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।